हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जो हमारी बुक समरी चल रही है फ्रॉम बुक इनग्लोरियस एम्पायर बाय शशि थरूर। उसके हम आ चुके हैं आई थिंक चैप्टर नंबर 6 और 7 समथिंग लाइक दैट, द इम्बैलेंस शीट अ कोड। फ्रेंड्स, ये चैप्टर पूरी किताब में दिए गए आर्ग्यूमेंट का फाइनेंशियल, मॉरल और हिस्टोरिकल बैलेंस शीट की तरह हम कह सकते हैं ऐसी है। शशि थरूर ने यहाँ एंड में ये बताते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ने भारत के लिए क्या किया था और कितना भारत से वहां पर लूट खसोट कर ले गए थे। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में चलता है। ब्रिटेन के दावों पर, जो कहते हैं कि एम्पायर ने बहुत अच्छे काम भी किए, और दूसरा भारत का असली दावा, कितना लॉस भारत में हुआ और कितनी कॉस्ट भारत को उठानी पड़ी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर शुरू करते हैं। एम्पायर का हिसाब किताब, क्रेडिट वर्सेस डेबिट। फ्रेंड्स, शशि थरूर यहाँ शुरुआत में बताते हैं कि कई बुद्धिमान लोगों का मानना है कि चलिए जो भी था, ब्रिटिश राज ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे रेलवेज दिया, डेमोक्रेसी दी, लॉ दिया, इंग्लिश भाषा दी। लगभग इस चैप्टर में काफ़ी कुछ बात पहले भी एक्सप्लेन हो चुकी है, लेकिन ऑथर ने इस पूरे लॉजिक को एक बैलेंस शीट फैलेसी बताया है। उनका तर्क है, किसी ताकत ने अगर आपको लूटा है और बदले में कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर दे भी दिया, तो उसे पॉजिटिव कम से कम नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, कोई चोर आपके घर से सारा सोना, ज्वेलरी, अनाज, पैसा उठाकर ले गया और जाते जाते आपका पंखा चलाकर चला गया, तो क्या आप कहेंगे थैंक यू, यू इम्प्रूव्ड माई क्वालिटी ऑफ लाइफ? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि आपका नुकसान तो बहुत ज्यादा और फायदा लगभग ना के बराबर है। थरूर इसी लॉजिक को इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री पर लागू करते हैं। इकोनॉमिक लूट की फाइनल कैलकुलेशन, इंडियाज जीडीपी फॉल, वर्ल्ड रिचेस्ट टू वर्ल्ड पुअरेस्ट। फ्रेंड्स, 1750 में विश्व वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का शेयर 23% था और वहीं 1947 में सिर्फ 3%। ये कोई नेचुरल डिक्लाइन तो था नहीं, ये एक सिस्टमेटिक इंपीरियल लूट का परिणाम था। वेल्थ ट्रांसफर, बड़े पैमाने पर वेल्थ वेल्थ ड्रेन की गई। कैसे? टैक्सेशन से, अनफेयर ट्रेड से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पिजेंट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शंस, फोर्स्ड कैश क्रॉप्स इकोनॉमी। इसके कारण भारत की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, स्टील और शिप बिल्डिंग सब तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही थी। टैक्स सिस्टम एक एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म था। भारतीय किसानों को जमीन से ज्यादा ब्रिटिश रिवेन्यू डिमांड की वजह से लोन लेने पड़ते थे। वे करोड़ों के कर्जे में फंसते चले गए। इसके डायरेक्टली प्रभाव अकालों के रूप में भारत में नजर आए। फेमाइंस, अंपायर का सबसे डार्क चैप्टर। थरूर कहते हैं कि अगर एक सिंगल मैट्रिक को चुना जाए जिससे अंपायर जज हो सके, तो वो होगा करोड़ों भारतीयों की मौत बिकॉज ऑफ ब्रिटिश काल में जो अकाल आए थे। किस वजह से आए थे? ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। कैश क्रॉप्स, किस तरह की क्रॉप्स वो डिमांड करते थे? नील की खेती, अफीम की खेती, कॉटन, जो कि जबरदस्ती कराई जाती थी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर था भारत में। अकाल काल में भी कोई फूड एक्सपोर्ट होता रहता था, उसमें कोई रुकावट नहीं थी, किसी तरह कोई रिलीफ नहीं मिलता था। विक्टोरियन आइडियोलॉजी, इफ दे डाई, इट्स नेचुरल। यहां तक कि 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन चर्चिल ने कहा था, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट। विंस्टन चर्चिल की बात हो रही है, जो आज तक के उनके सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में माने जाते थे। और उन्होंने सारे चावल ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। क्यों? ब्रिटेन के स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स के लिए। ये अंपायर की मॉरल कॉस्ट थी, प्राइसलेस और अनफॉरगिवेबल। चौथा, रेलवे, गिफ्ट या एक्सप्लॉयटेशन टूल। चैप्टर में शशि थरूर रेलवेज के मिथ को एक बार फिर से समराइज करते हैं। भारतीय के लिए तो बना नहीं था रेलवे। किस लिए बना था? रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश ट्रूप्स को मूव कराने के लिए, ताकि रिवोल्ट को सप्रेस किया जा सके, और ब्रिटेन के खुद के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से। और सबसे बड़ी बात, उस रेलवे सिस्टम के लिए भारत ने खुद पैसा दिया था।
प्रॉफिट किसका होता था? ब्रिटिशर्स का। रेलवे गारंटी सिस्टम एक फाइनेंशियल स्कैम था। इंडिया पेड ऑल कॉस्ट, ब्रिटेन मेड ऑल प्रॉफिट। इंडियंस का कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं था। रेलवे इंजन्स कहाँ से आ रहे हैं? ब्रिटेन के। उसके पार्ट कहाँ से आ रहे हैं? ब्रिटेन से। स्टील कहाँ से आ रहे हैं? सब कुछ ब्रिटेन से इंपोर्ट हो रहा था। भारत के पास क्या था? सिर्फ कुली और ट्रैकमैन, बस यही लेबर बचे हुए थे। तो रेलवेज कोई बहुत मतलब उपकार नहीं किया उन लोगों ने हमारे ऊपर। अब बात करते हैं एजुकेशन और इंग्लिश भाषा की। एक्चुअल पिक्चर क्या है? ब्रिटिश ने भारत में एजुकेशन इसलिए नहीं दी कि भारत को उन्हें अपलिफ्ट करना है। उनका पर्पस क्या था? जैसे मकाले ने कहा था, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड मॉरल्स। सिर्फ 10% पॉपुलेशन को ही एजुकेशन जो थोड़ी बहुत थी वो मिल पाई। बाकी 90% भारतीय तो अनएजुकेटेड ही रहे 1947 तक। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो पुराना था, गुरुकुल पाठशाला वगैरह वगैरह, वो सब इन्होंने कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया। इनको इन्फीरियर स्टडीज बताकर डी लेजिटमाइज कर दिया। वही इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट फॉर एम्पावरिंग द मासेस, जस्ट टू क्रिएट क्लर्क्स हु हेल्प देम ब्रिटिशर्स टू रन द राज, वो भी सस्ते में। लॉ एंड डेमोक्रेसी नॉट अ गिफ्ट। ब्रिटिश ने रूल ऑफ लॉ अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट किया। रेशियल लॉज थे, डिस्क्रिमिनेटरी कोर्ट्स थी, सेडिशन लॉज थे जो भी थोड़े दिनों पहले ही खत्म हुए। ये सब एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। किससे? जो भारत में प्रोटेस्ट होते थे उनसे। डेमोक्रेसी तो उन्होंने कभी दी ही नहीं। इंडिया में इवन लोकल इलेक्शंस 20th सेंचुरी में आए। नेशनल डेमोक्रेसी तो 1947 तक कभी मिली ही नहीं, वो आज़ादी के बाद हमें मिली है। रिप्रेजेंटेशन क्या था? 150 साल तक किसी भी भारतीय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था अंग्रेजी ब्रिटिश राज के अंदर। तो डेमोक्रेसी भी एक बहुत बड़ा झूठ है। ब्रिटेन ने कोई डेमोक्रेसी नहीं दी, भारतीयों ने खुद उसे बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलाइजेशन मिशन की खोखली कहानी। रोड्स किस लिए बनाए? ट्रूप्स के लिए। कोई विलेज कनेक्टिविटी नहीं थी। टेलीग्राफ किस लिए? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रखने के लिए। पोर्ट्स किस लिए? ताकि यहाँ से कच्चा माल एक्सपोर्ट किया जा सके ब्रिटेन में। इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था ना के बराबर थी। खेतों में पानी जा था ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं थी, इग्नोर कर रखा था उन लोगों ने। इंडिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंटेंशनली सप्रेस रखी गई ताकि ब्रिटेन को फायदा हो सके। द मॉरल लेजर, सबसे बड़ा नुकसान। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक लॉसेस तो फिर भी मेजरेबल है, लेकिन मॉरल यानी नैतिक और कल्चरल लॉसेस का तो हम कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंडियंस को सेंचुरीज तक कहा गया कि तुम पिछड़े हो, लेजी हो, अनसिविलाइज्ड हो, इनकॉम्पिटेंट हो, और आज वही ये सब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वही इंडियंस। और ये वैसे देखा जाए तो ये साइकोलॉजी के इम्पैक्ट रहा, जो कि बहुत लंबे समय तक हावी रहा हम भारतीयों पर भी। कुछ कुछ भूरे अंग्रेजों में आज भी नजर आता है। और सबसे बड़ी त्रासदी, पार्टीशन। अंपायर की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये फाइनल गिफ्ट था हम इंडियंस के लिए। 20 लाख लोगों की मौत, 15 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। डेकेड्स ऑफ हॉस्टिलिटी। फ्रेंड्स, एक परमानेंट घाव था जो आज तक भारतीयों पर लगा हुआ है। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। ब्रिटेन की डेवलपमेंट कैसे हुई? एट इंडियाज एक्सपेंस। थरूर यहाँ कंक्लूड करते हैं कि ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज्ड और मॉडर्नाइज हुआ क्यों? क्योंकि भारतीयों ने उसके लिए पे किया था। ब्रिटेन का प्रोग्रेस मतलब भारत का रिग्रेशन। दे बिल्ड देयर प्रॉस्पेरिटी यूजिंग इंडियन वेल्थ, इंडियन लेबर, इंडियन मार्केट्स, इंडियन रॉ मटेरियल लाइक कॉटन वगैरह वगैरह, इंडियन टैक्सेस एंड इंडियन रिसोर्सेज। इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट fully colonized economy, 100% controlled for another country's benefit. Final verdict, the imbalanced seat. फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरे पैमाने को एक पेपर पे ऊपर दो साइड्स में रखा जाए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड वो जिसे पॉजिटिव कहा जाए और डेबिट साइड वो जो भारत की एक्चुअल कॉस्ट जो भारत ने पे की थी। तो क्रेडिट साइड में क्या रखोगे आप? रेलवेज रखोगे। किस लिए थी रेलवेज? एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इंग्लिश रखोगे ताकि क्लर्क बाबू बन सके यहाँ पर। रूल ऑफ लॉ की बात करें जो कि रेशियल था, या डेमोक्रेसी जो कभी मिली ही नहीं। ये चार चीजें। और वहीं अब डेबिट साइड पे रखते हैं 200 साल किसके? हमारे रिसोर्सेज के हम इंग्लैंड ले जाने के लिए।
collapse of world biggest economy, destruction of industries, creator of mass poverty, 3 करोड़ से ज्यादा लोग अकालों में मरे थे, पार्टीशन इंडिया का, कल्चरल इरोजन, साइकोलॉजिकल डिवस्टेशन और चोरी हुई हमारी यहाँ की संपत्ति। नतीजा, ब्रिटेन रिच हो गया। फाइनेंशियल शीट को अगर हम देखा जाए तो इनफाइनाइटली नेगेटिव फॉर इंडिया साइड। अंपायर का कोई मोरल जस्टिफिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। थरूर का फाइनल आर्गुमेंट है, ब्रिटिश अंपायर वाज नो गिफ्ट, इट वाज बिगेस्ट हिस्टोरिकल क्राइम अगेंस्ट इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी समराइजेशन मेरे इस चैप्टर की फ्रॉम द बुक इन ग्लोरियस एम्पायर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।